अपनी फिक्र करो बालिक। मुझे झिड़कता हुआ वो आगे बढ़ गया। मचलती बिदकती लोरा को वो सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। यकीनन किसी से मिलवाने ले जा रहे थे, जो कम अज कम ले जाने का मकसद तफ्तीश नहीं था, क्योंकि अकूबत खाने में जाने को तो मजीद नीचे उतरना पड़ता था। अगले 1 घंटे में मेरा भी बुलावा आ गया था। मुझे ले जाने वाले वही पुराने जल्लाद थे। थोड़ी देर बाद मैं इसी मनहूस कुर्सी पर बंधा बैठा था। जवान रात को तुम जीत गए थे और मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, जहरीला लहजा में कहते हुए गौतम तालियां पीटने लगा। सरबंद और रवि ने भी इस्तज़ाहिया हंसी से उसका साथ दिया था। लेकिन क्या है कि मुकाबला खत्म नहीं हुआ और अब अगला मरहला आन पहुंचा। वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम लोग तैयार हो दोस्तों? तैयार हैं उस्ताद जी, दोनों बैक जुबान बोले थे। गो तुम्हारा जवाब तो मालूम है, लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले पूछना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ याद आया कि नहीं? जवाब तो मैं शुरू से दे चुका हूँ। इसके अलावा जो सुनना है बता दो, मैं दोहरा दूंगा। जवान डटा है भाई। करण चावला साहब कह रहे थे एक मौसूफ स्नाइपर है और स्नाइपर बहुत सख्त जान होते हैं। यकीनन करण साहब ने हमारी सलाहियतों को ललकारा है। वो अपने जुल्म सितम और शक्युल कल्बी को सलाहियतें गर्दान रहे थे और वक्त इनके हाथ में था, इसलिए मैं बहस तकरार नहीं कर सकता था, ना खातर खा चाप देने की हालत में था। इनकी बड़कियां उड़ेंगे एक बंधे हुए कैदी के लिए थी और यही इनकी हार थी। मुझे खामोश पाकर वो अपने मशगलों को जुड़ गए। इब्तदा रोबन से हुई थी। मुझे उल्टा लटकाकर पानी के भरे टप में मेरा सर बार बार डुबोया गया। जब सांस उखड़ने लगता तब ऊपर उठा देते। रवि ने अपनी बारी पर नई गोलियां इस्तेमाल की थी, जिनका असर कल वाली गोलियों से भी ज्यादा था। मैंने सुबह का नाश्ता भी उल्टी कर दिया था। वो बारी बारी मुख्तलिफ आजाब आजमाते रहे। मैं कई बार बेहोश हुआ। न जाने कितना वक्त बीत गया था। बेहोशी की हालत में ही वो मुझे जिंदा में फेंक गए थे। फिर मुझे पलवहशा दिखाई थी। मेरा सर गोद में रखकर मोहनी मुस्कुराहटें निछावर कर रही थी। अब तक खफा हो? इस वक्त भी मेरे दिमाग से उसकी खफगी का एहसास जाहिर नहीं हुआ था। अपने राजू से खफा हो सकती हूँ? माथे पर मोहर मोहब्बत सब्त करते हुए उसने मुझे खुशी से हमकिनार किया। मैं शाकी हुआ। मोर्चो बनाया हुआ था। तंग कर रही थी ना? आपकी लाडली जो हूं। अगर तुम्हारी खफगी मेरी जान ले लेती फिर? मैंने उसे डराने की कोशिश की। ऐसा तो ना बोले, सच में खफा हो जाऊंगी। वो मेरे चेहरे पर झुक गई थी। दोबारा अजियत दोगी? कभी नहीं, उसने मुंह बसोरा। मगर जल्दी आए ना, जब से आपकी आवाज नहीं सुनी। जरा सा मजाक करने पर इतनी बड़ी सजा तो ना दे। मैं धीरे से मुस्कुराया। उसने चाहत से पूछा, राजू पलवैसे का है ना? मेरे दिल से आवाज निकली, अल्लाह पाक की कसम ऐसा ही है। मेरे राजू, मेरे राजू। वो वारफ्तगी से पुकारने लगी और मैं सरशारी की कैफियत में पड़ा उसके रोशन चेहरे को घूरता रहा। अचानक रोशनी मध्यम होने लगी। उसका प्यारा चेहरा धुंधलाने लगा था। आवाजो अंदाज भी तब्दील होने लगा। रिजा, रिजा। मेरा शाऊर बेदार हुआ। मैं ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ा था और समातों में लौरा ब्राउन की तशवीश भरी आवाज आ रही थी। बेवकूफ नहीं जानती थी उसकी हमदर्दी ने मुझसे राहत और सुकून के कैसे लम्हात छीने थे। बहुत अरसे बाद जाने हयात ख्वाब में आई थी। जिस्मानी तौर पर बदहाल होने के बावजूद रूहानी तौर पर मैं बहुत आसूदगी महसूस कर रहा था। जी चाहता था दोबारा आंखें मीच कर उसकी गोद में पहुंच जाऊं, लेकिन लौरा की रिजा रिजा की गर्दान मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने आंखें खोलकर उठने की कोशिश की। होंठों से बेसाख्ता करा खारिज होगी। लौरा हमदर्दी से बोले, आराम से। मैंने जिंदा दिली जाहिर की। ये नसीहत उन्हें करो ना, आराम से दुर्गत बनाया करें। उसने मशवरा दिया, जो पूछ रहे हैं इन्हें बता क्यों नहीं देते? मैंने मुंह बनाया, यही तो मालूम नहीं क्या पूछना चाहते हैं। क्या मतलब? उसने हैरानी जाहिर की। मेरे लोगों पर फीकी मुस्कुराहट है नमूदार हुई। तुम्हारी समझ में नहीं आता। इस तशद्दुद के पसे पर्दा तवील वजूहात हैं। 1947 की आज़ादी, 48 की जंग कश्मीर, 65 का मार्का, 71 की लड़ाई, कारगिल का झगड़ा और बहुत सारी सरहदी झड़पें हैं। अगर सीधे अंदाज में वजाहत कर देते तो तुम्हारा क्या जाता? छोड़ो मादाम, मेरी बात इतनी जरूरी नहीं है। तसल्ली से तुम बात अपनी सुना दो। मैंने एकदम उर्दू का शेर पढ़ा और साथ वजाहत की। मेरे मसाइल तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ना, इसलिए अपनी सुनाओ क्या हुआ था। वो नफरत अंगेज लहजे में बोली, मिस्टर शुक्ला से मुलाकात हुई है। बेगैरत घटिया इंसान ब्लैकमेल कर रहा है। जरा तफसील से मादाम। गहरा सांस लेते हुए उसने दीवार से टेक लगाई। सारे ड्रामे के पसे पर्दा उस मनहूस के 2 मकासद हैं। एक तो वैसार 1 की खरीदारी कोड़ियों के मॉल करना चाहता है। जरा सोचो, 5000 पाउंड की राइफल के 500 पाउंड लगा रहा है। मैं मुस्तफसर हुआ। दूसरा मुतालबा, मुझे एक माँ उसका खिलौना बनना होगा। लोरा के चेहरे पर गहरी नफरत फैल गई थी। गो दूसरा मुतालबा पूरा करना किसी आजाद ख्याल यूरोपियन लड़की को इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, मगर हर किसी की इज्जत नफ्स, अना और खुददारी होती है। यूरोफ्रीकैन की रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात की आज़ादी का अलम बरदार सही, मगर जबरदस्ती करने या किसी औरत को ब्लैकमेल करने की इजाजत इनका कानून बिल्कुल भी नहीं देता। मैंने मशवरा दिया, तुम डेविड को बीच में लाकर इस पर मुकदमा कर सकती हो। इसके पास काफी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें मैं तुम्हें तरबियत दे रही हूँ।
चंद जगहों पर यह भी एतराफ़ किया गया है कि तुम्हारी तरबियत का मकसद मिस्टर बिक्रम सिंह का कत्ल है। श्रीपति आर्केड का फ्लैट जहां से हमने फायर करना था वहां भी खुफिया कैमरे नस्ब थे और हमारी गुफ्तगू भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम क्या कर रहे थे। राइफल पर हमारी उंगलियों के निशान सब थे। इस किस्से में सबसे अहम नुक्ता यह है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और इंडिया में तुम्हारी आमद गैर कानूनी है। बाकी इतना तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि वीडियो में से हमारे हक में जाने वाली बातें काट दी गई हैं। मैंने हैरानी जाहिर की, मगर हमारा मंसूबा तो छत से फायर करने का था। फिर उन्होंने कमरे में क्यों कैमरे लगाए? इन्होंने छत और कमरा दोनों जगहों पर कैमरे नस्ब किए थे क्योंकि वो हमारी हर वक्त की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत हासिल कर सके। अब क्या सोचा है? वो बरहम हुई। सोचने के काबिल खलीज सुअर ने छोड़ा कहाँ है? मैंने चोट की सच कहते हैं लालच बुरी बला है, वजह से तड़प उठी थी। जख्मी लहजे में बोली, रेजा तुम मेरे हालात से ना वाकिफ हो। ऐसा ही कुछ वो पहले भी कह चुकी थी। मैंने ताना जनी से गुरेज करते हुए पूछा, डेविड से मशवरा किया है? वो अफसरदगी से बोली, उसे शुक्ला सब कुछ बता चुका है। मुझसे भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। फीके लहजे में तसल्ली देने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अब क्या होगा? मैंने अल्फाज बदल कर सवाल दोहराया। इसका मुतालबा तस्लीम करने की सूरत हम सिर्फ फुटपाथ पर नहीं आएंगे बल्कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास 5000 तैयार शुदा राइफलें मौजूद हैं और शुक्ला 10,000 राइफलों का मुतालबा कर रहा है, जो नामुमकिन है क्योंकि पहली खेप की तैयारी ही में कंपनी गर्दन गर्दन कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। मजीद 5000 राइफलें कैसे तैयार हो सकेंगी? लौरा ने शुक्ला के सिर्फ पहले मुतालबे पर रोशनी डाली थी। मैंने पूछा, डेविड तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है? वो फलसफियाना लहजा में बोली, अपनी जिंदगी में माजी के दावों को कम ही पूरा होते देखा गया है, फिर भी तुम्हारा साथी है। यकीनन कुछ सोचकर ही तुमने हिस्सेदारी कबूल की होगी। उसके होठों पर महजुबाना तबस्सुम उभरा। मोहब्बत का दावेदार है, फिर तो अच्छे की उम्मीद रखना है। शुक्ला का मुतालबा उसके बस से बाहर है। वो बेचारा तो मेरी कामयाबी का मुंतजिर था और हमें लेने के देने पड़ गए। मैंने पूछा, बिक्रम सिंह के बारे उससे एतमाद में लिया था? लौरा ने इस बात में सर हिलाया। फिर उसका गिला करना नहीं, नुकसान में शामिल होना बनता है। वो अफसरदगी से बोली, वो इनकार नहीं कर रहा, बस परेशान लग रहा था। हम पहले ही माली परेशानी के शिकार थे। शुक्ला ने नया बम फोड़ दिया है। मेरे मुंह से फिर हकीकत फिसली। सच कहूं तो ये बेसब्री का अंजाम है। वो खफकी से बोली, जब असल बात मालूम न हो तो बकवास नहीं करना चाहिए। मुझे सख्त भूख लगी है। मैंने मौजू तब्दील किया। मैं शुक्ला के साथ जहर खाकर आई हूं, मगर चंद वाले से ज्यादा नहीं ले पाई कि भूख ही उड़ गई है। मैंने फुल झड़ी छोड़ी। कहीं दूसरे मुतालबे पर अमल दरामद तो शुरू नहीं हो गया? उसने आंखें निकाली। सिवाय बकवास के तुम्हें कुछ सूझता भी है? अफगानिस्तान महाज पर भी तुम्हारे होंठों से सिर्फ यही बकवास निकलती थी। अब तो अपनी हालत पर रहम खा लो। मैंने ठंडा सांस भरा। खूबसूरत लड़की को देखकर इसके अलावा क्या सोच सकता है? वो तंजिया लहजम बोली, मुझे तैराकी के लिबास में देखकर तो रुख मोड़ लेते थे। अंगूर रसाई से दूर हो तो इन्हें खट्टा कहना पड़ता है। मैंने क्या क्या लगाने की कोशिश की, मगर जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई थी क्योंकि जोर से हंसने की वजह से बालाई जिस्म की जिल्द मुतहर्रक हो जाती है। मेरी आह सुनते ही उसने मत ऊन किया। हंसने की ताकत तो है नहीं, और क्या कर लोगे? मेरे जवाब देने से पहले कदमों की चाप उभरी। उम्मीद लगी कि शायद रात का खाना आ गया है। दिन का खाना तो मार कुटाई की नजर हो गया था और फिर बल्ब की पीली रोशनी में आने वाले को देखते ही दिल उछलकर हल्क में आ गया था। वो जल्लादों का टोला था। खाने से पहले ही अगली तफ्तीश का वक्त हो गया था, या शायद वो मुझे भूखा रखना चाहते थे। और भूख भी तो अजियत और तकलीफ का दूसरा नाम है। बेचू चरा किए मैं उनके हमरा चल पड़ा। दौरा तुरहम अमेज नजरों से मुझे घूरती रह गई थी। मेरे सर पर नकाब चढ़ाकर हथकड़ी पहनाई और धकेलते हुए अकूबत खाने की तरफ ले चले। पक्का पता तो नहीं है, बस अंदाजा है कि कई सालों पर मुहित वक्त था। शायद सुनने वालों को हैरानी हो कि एक रात कई साल कैसे तवील हो सकती है, लेकिन जिन पर गुजरी है वो जरूर इत्तेफाक करेंगे। वापसी अपने कदमों पर नहीं हुई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब लौरा के मुसलसल रीजा रीजा पुकारने पर आंख खुली, जिसमें तकलीफ के साथ मैदे में भी ईंठन हो रही थी। नाश्ते के लवाजमात तो कह के जरिए ही खारिज हो गए थे। अब आंतें भूखी गाय की तरह टकरा रही थी। मैं बमुश्किल सीधा हुआ और दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। भूख लगी होगी? लौरा ने हमदर्दी जाहिर की। मेरे लबों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जब तुम्हारे पास दवा ही नहीं है तो इस्तफसार का फायदा ये लो। उसने सलाखों से हाथ गुजार कर मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें रोटियां थीं। मेरे चेहरे पर हैरानी नमूदार हुई। वो वजात करते हुए बोली, मेरे लिए खाना आया था, भूख नहीं थी, तभी तुम्हारे लिए छुपा लिया। न जाने वो कितनी देर से रोटियां और सालन छुपाए बैठी थी। मेरे चेहरे पर शुक्रगुजारी उभरी और सलाखों से हाथ गुजार कर मैंने रोटियां पकड़ ली। सब्जी का सालन उसने रोटियों पर चुपेड़ दिया था। ठंडा ठार और बेमजा खाना भी मुझे बेहद लजीज महसूस हुआ था। शुक्रिया मादाम। खाना खाकर मैंने शुक्रिया अदा करना जरूरी समझा कि एहसान करने वाले का हक है कि उसकी नवाजश को सराहा जाए। वो फिक्रमंदी से बोली, मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा दिन जी पाओगे। अच्छा है, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाह मुझे कत्ल करने को मारा मारा फिरना पड़ता।
اس نے منہ بنایا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مذاق کے علاوہ کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ لمحہ بھر سوچ کر اس نے مشورہ دیا، تم بھاگنے کی کوشش کر سکتی ہو۔ میں بے بسی سے بولا، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 آدمیوں کا مقابلہ کر سکوں، البتہ کوئی ساتھ دے تو دوسری بات ہے۔ میرا مطمع نظر جانتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال مجھے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم نے شکلا کی شرائط ماننے کا ارادہ کر لیا؟ وہ خفگی سے بولی، ایسا کب کہا؟ میں نے حقیقت کھولی، کیا خیال ہے؟ وہ تمہاری مرضی کا منتظر رہے گا؟ پہلے مطالبے کی تکمیل تمہارے ہاتھ میں صحیح، دوسرا مطالبہ وہ بزور بازو پورا کر سکتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، برطانیہ کے آزاد شہری ہوں، جواب دہی اسے مشکل میں ڈال دے گی۔ اگر تمہیں آزاد کرنے کا ارادہ ہوا تو تم سچ کہہ رہی ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ میں صاف گوئی سے بولا، جن کے پاس ضمیر نہ ہو ان کا کچھ بھی کرنا غیر متوقع نہیں ہوتا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس نے سختی سے جھٹلا دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، وہ بھی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ کھانا کھانے کی وجہ سے مجھ پر خماری چھانے لگی، میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پلویشہ دھم سے کود کر نگاہوں کے سامنے آئی اور میرا سر گود میں رکھ لیا، ساتھ ہی ملائم ہاتھ میرے زخموں پر پھیرنے لگی۔ اس عنایت کے بعد نیند کس کم بخت کو نہ آتی۔ صبح خلاف توقع مجھے ناشتہ ملا تھا، چاہے 24 گھنٹوں میں میرا راشن 2 توس اور 1 کبلا ہوا انڈا ہی مقرر ہوا تھا۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد ہی میرا بلاوا آ گیا۔ شاعر نے کہا تھا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، مگر میرا درد شاید حد سے نہیں گزرا تھا۔ تبھی آئے روز تکلیف اور اذیت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ بلا ناغہ رات دن تفتیش جاری تھی، انہیں تیزی نہیں تھی کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے۔ جلدی وہ مرحلہ آنے والا تھا جب اذیت کی فراوانی سے میرے حواس ساتھ چھوڑ جاتے، تب اول فل بکتے ہوئے میں اصل مشن کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ضرور پھوٹ دیتا۔ بلا شبہ پہرے کرن چاولہ نے مجھے اسی لیے آزاد چھوڑا تھا کہ میرے مشن کا مکمل پتہ چلے اور میرے ذریعے دوسرے جاسوسوں تک بھی رسائی پالے۔ لیکن بعد میں جانے کیوں مجھے بکرم سنگھ والے معاملے میں الجھا دیا گیا تھا، اس بارے میرا ذہن کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ عقوبت خانے سے واپسی بے ہوشی کی حالت ہی میں ہوئی تھی، آنکھیں لورا کے ریجا ریجا پکارنے پر کھلی تھی۔ وہ مجھے کافی خوش نظر آئی۔ میں نکات سے لیٹا اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ زور و شور سے نئے معاہدے کا بتا رہی تھی۔ شکلا نے SR-1 کو اس کی اصل لاگت میں خریدنے کا انڈیا دے دیا تھا، جو فی رائفل 2000 پاؤنڈ بن رہا تھا، اور رائفلوں کی تعداد بھی 5000 کر دی تھی۔ اور دوسرا مطالبہ میں پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، میں نے سختی سے انکار کر دیا، اور وہ مان گیا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی، جانتے ہو اسے سودے میں کتنا منافع مل رہا ہے؟ 5000 پاؤنڈ کی رائفل 2000 پاؤنڈ میں خرید رہا ہے، اور آرمی سے وہ 5000 پاؤنڈ ہی وصول کرے گا۔ کوئی 3000 پاؤنڈ اسے ایک رائفل میں بچ رہے ہیں۔ 5000 رائفلوں میں کتنی بچت ہوگی؟ بلا شبہ ہندوستانی کرنسی میں وہ معاوضہ 150 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈیوڈ سے بات ہوئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اصل لاگت کی وصولی ہی پر مطمئن ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ کھا کر آئی تھی، میرے نصیب میں تو صرف صبح ہی کا ناشتہ لکھا تھا، اس لیے پیٹ کے واویلے پر کان دھرے بغیر خاموشی سے لیٹا رہا۔ رات کے کھانے سے پہلے حسب معمول جلاد مجھے لینے پہنچ گئے تھے، یوں جیسے نالائق طالب علم کو ساتھی طلبہ زبردستی مکتب لے جاتے ہیں۔ عقوبت خانے تک وہ ان نئی اعضاؤں کے بارے بحث و تکرار میں لگے رہے جو انہوں نے آج کے لیے سوچی تھی۔ میرا زخموں سے چور بدن نت نئے مصائب اور تکالیف سے آشنا ہو رہا تھا، مگر نہ احتجاج کا حوصلہ تھا اور نہ بچنے کی تدابیر۔ چیخنے چلانے سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، البتہ یہ اور بات کہ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ جاتا تھا، اور یہ چیخو پکار ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہوتی تھی۔ دوران تفتیش میں کئی بار بے ہوش ہوتا، ان کے غیر انسانی تشدد نے اب میری مدافعاتی قوت نچوڑ لی تھی۔ صرف زندہ رہنے کا حوصلہ اور دوبارہ سے اپنی پلویشے کو ملنے کی امید تھی کہ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے خوابوں میں آنے لگی تھی، چاہے بچھڑنے کا وقت قریب تھا یا حوصلہ بڑھانے آتی تھی۔ اس رات بھی میری واپسی ہوش و خرد سے بیگانہ حالت میں ہوئی تھی۔ پلویشے حسب معمول خوشی سے چہکتے اور کھلکھلاتے میرے پاس پہنچی تھی۔ میں جسم پر چادر لیے لیٹا تھا، تکیے پر کونی ٹیکے وہ میرے کانوں میں رس انڈیلتی رہی، جانے کون کون سے پرانے قصے اسے یاد آ رہے تھے۔ پرانے گپ شپ اچانک میرے جسم سے کپڑا ہٹا، میرے زخم دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کیا ہو راجو؟ وہ اکلا گئی تھی۔ کچھ نہیں چندہ، معمولی سے زخم ہے، میں نے اسے تسلی دینی چاہی۔ وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں میرے راجو پر، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ دانت پیسے وہ سسک پڑی تھی اور پھر اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ پلویشے پلویشے، اسے پچکارتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھایا، نہ جانے کس زخم میں کھچاؤ آیا تھا کہ میرے منہ سے بلند کرا خارج ہوئی اور آنکھ کھل گئی، لیکن پلویشے کی سسکیاں اب تک کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آج لورا کا ریجا ریجا سنے بغیر میری آنکھ کھل گئی تھی، شاید وہ نیند میں تھی۔ بازوؤں پر زور دے کر میں اٹھ بیٹھا، تب اس سسکیوں کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ وہ لورا تھی، گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سلاخوں کے قریب ہو کر میں نے آواز دی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر مظلومیت سے مجھے گورا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، سفید گالوں پر دانتوں کے نشان یوں سب تھے جیسے کسی درندے سے پالا پڑا ہو۔ یقیناً میری غیر حاضری میں اس پر قیامت بیت چکی تھی۔
मेरा अंदेशा गलत साबित नहीं हुआ था। शुक्ला जैसे घटिया इंसान से उसके अलावा उम्मीद भी कोई नहीं की जा सकती थी। ये कैसे हुआ? उसका चेहरा चीख चीख कर ऐलान कर रहा था कि उस पर कौन सी कयामत टूट चुकी है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ सोचा ही नहीं था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, किसी कीमत किसी भी सूरत उसे जरूर कत्ल करूंगी। दांत पीसते हुए गजबनाक हुई। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि अपने अंदाजों की दुरुस्ती पर दाद तलब कर सकता। मैं पुचकार कर उसका हौसला बढ़ाने लगा। औरत मशरकी हो या मगरबी, मर्द की दरिंदगी का सामना करते हुए बेचारी टूट भी कर जाती है। शुक्ला जैसे मर्द जहनी मरीज होते हैं और उसके मर्ज की शिद्दत मुझे लौरा के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। न जाने बाकी जिस्म के साथ दरिंदे ने क्या सलूक किया होगा। मेरे मुसलसल तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने पर वो कुछ संभली और जो कहानी सुनाई उसका लब्बे लबाब यही था। मुझे ले जाए जाने की थोड़ी देर बाद उसका बुलावा आ गया था। उसने मामूल की मुलाकात तस्वुर किया, मगर उसे ले जाकर एक बेड पर बांध दिया गया। बाद में नशे में धुत शुक्ला आया, उसके माजी का रवैया याद दिलाकर अपनी हर मनमानी पूरी की और साथ ये भी ऐलान किया कि अगले 1 माह उसे मुसलसल शुक्ला की दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब लौरा को वहां से भागने की सोच रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हमारे पास कोई मंसूबा नहीं था। कैद खाने के दरवाजे वो एक साथ नहीं खोलते थे कि हम मिलकर मुहावजों पर काबू पाने की कोशिश करते। लौरा फिर भी मुझसे बेहतर थी कि हाथापाई कर सकती थी। मेरे बदन में तो मुकाबले की सख्त न होने के बराबर रह गई थी। बकिया रात हम मुख्तलिफ मंसूबे सोचते और रद्द करते रहे। ताले खोलने के हमें कई तरीके सिखाए गए थे, लेकिन इसके लिए कम अज कम एक मजबूत तार का हसूल जरूरी था। हमारे पास तो उन्होंने लोहे की कोई चीज ही नहीं छोड़ी थी। खाना भी प्लास्टिक के बर्तनों में आता था। काफी देर मगजमारी के बाद हमने वक्ती तौर पर हार मानी और सोने की कोशिश करने लगे। सुबह के 4 बज चुके थे। भूख की शिद्दत और जिस्मानी तकालीफ में सोना तो मुहाल था, बस हल्की गनूदगी आ जाती थी जो चंद लम्हे के लिए दर्द से अफाके का बायस बनती। सोने जागने की कैफियत में नाश्ता लाने वालों के कदमों की चाप उभरी। मैं उठकर बैतुल खुला की तरफ बढ़ गया। ताज़ा दम होकर आया और नाश्ते को जुड़ गया। लौरा ने अपनी ट्रे मेरी तरफ खिसकाई और सिर्फ चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगी। बदमजा चाय पीना भी उसकी मजबूरी बन गई थी। पेट में कुछ चाहने के बाद मुझ पर खुमारी छाने लगी। लौरा ने भी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जल्लादों ने आ जाना था, लेकिन ना सोने से उनका आना टल नहीं सकता था, इसलिए मैंने आंखें मींच ली थी। कदमों की चाप सुनते ही मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। शायद जल्लाद पहुंच गए थे, लेकिन आंखें खुलते ही मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया था। मेरे अंदेशे बेबुनियाद साबित नहीं हुए थे। वो ममता दीदी थी। 3 अफराद के घेरे में जिंदा के करीब आई। वही हुआ जिसका डर था। वो दरिंदे मासूम लड़की तक पहुंच गए थे। यकीनन अब मैं अपनी हट पर कायम नहीं रह सकता था। मजलूम लड़की को बचाने को मेरा सच उगलना जरूरी हो गया था, और सच का पता चलते ही धीरेन्द्र शुक्ला पहली फुर्सत में मेरा अदम आबाद का टिकट कटवा देता। एक लम्हे में दिमाग ने मुस्तकबिल का तजजिया किया। मैं बेकरार होकर खड़ा हो गया। वो सलाखों के सामने आकर रुकी। नजरें मेरे वजूद पर गड़ी थी। वो काले रंग के 3 पीस सूट में थी जो उस पर खूब जच रहा था। न जाने दरिंदे इनका क्या हशर करने वाले थे। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने वाली किसी रियायत की हकदार नहीं हो सकती थी। इनकी माजूरी भी जालिमों के लिए कोई मानी न रखती। मैंने दिल में उनकी मदद का फैसला कर लिया था। इन्हें बचाने की खातिर मैंने करण के सामने सारा राज खोलने का इरादा कर लिया था। दरवाजा खोलो, मुझे घूरते हुए उसकी पूरा एतमाद आवाज उभरी। मेरे दिमाग को झटका लगा, क्योंकि वो तो अंधी थी और अंधे यूं किसी से नजरें नहीं मिला सकते। उसके अक्कम में खड़े अफराद का अंदाज भी मौतबाना था। किसी के हाथ में ना तो हथियार था और ना ममता दीदी इनकी कैद में लग रही थी। एकदम जैसे इंकशाफ हुआ वो तो इस ड्रामे का खुसूसी किरदार थी, वरना कैसे मुमकिन था कि इतना अरसा उनके घर गुजारना एजेंसी की नजर से ओझल होता। उन्होंने महीना भर मुझे नजर में रखा, हकीकत उगलवाने की कोशिश की, बहन बनकर इतना बड़ा धोखा दिया। फौरन ही मेरी निगाह अपनी घड़ी पर पड़ी। यकीनन वो राखी नहीं, निशानदही करने का आला इंडिकेटर था, जिसकी वजह से मैं हमेशा से उनके नजरों में था। यही वजह थी कि घड़ी मुझसे ना ली गई, वरना कैदी के पास घड़ी कौन छोड़ता है। यह बात कई बार मेरे दिमाग में खटकी थी, लेकिन ध्यान नहीं दे सका था। दरवाजा खुलते ही वो बेताबी से अंदर घुसी। राज, वारफ्तगी से कहते हुए उसने मेरा चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर माथे पर पहुंचा दिया। वो शफकत भरा अंदाज मेरी रूह तक को घायल कर गया था। इतने मुकद्दस रिश्ते की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया गया। मैं बस फटी फटी आंखों से उन्हें घूरता रहा। नजरें मेरे जिस्म पर फैले छांटों पर पड़ी। स्याह आंखों में इस्तराब और अजियत हलकोरे लेती महसूस हो रही थी। सुधीर, तफ्तीश कौन कर रहा है? उन्होंने मुड़ कर देखा। उस्ताद गौतम मादाम। तफ्तीश तो किसी और ने करना थी ना। उसका लहजा में दुख और अजियत भरी थी। मसाउल ने सर झुका लिया था। उन्होंने 1 नंबर मिलाकर मोबाइल फोन कान से लगा लिया। तुमने अच्छा नहीं किया। लहजा में बरहमी भरा दुख पोशीदा था। तुमने वादा किया था। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया। वो चिल्लाई, तुम सिर्फ बकवास कर सकते और कुछ नहीं, और अलविदाई कलमात कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर लिया। मेरी तरफ रुख मोड़ते ही उनकी आंखों में पशेमानी भरा इज़्तिराब नमूदार हुआ। होठों को जुबान से तर करते हुए धीमे लहजे में बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई थी, सोचा अपने हाथों से राज को खिलाऊंगी।
ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ مجھے اپنی آواز بیگانی لگی تھی۔ چھوٹے، میں سب بتا دوں گی، پہلے تم کھانا کھا لو۔ ٹفن اٹھائے شخص کو قریب آنے کا اشارہ کر کے وہ میرے نزدیک ہوئی۔ دور رہو۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلا۔ اوئے، مادام سے بدتمیزی کرتا ہے؟ سدھیر جھپٹا، مگر اس کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ممتا باجی کی ٹانگ حرکت میں آئی۔ بھرپور لات کھا کر وہ دیوار سے جھٹک رہا تھا۔ وہ دھاڑی کسی نے چھونے کی بھی کوشش کی تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا، دفع ہو جاؤ تینوں۔ وہ کان دباتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ اپنی دیدی سے بدتمیزی کرو گے؟ شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ قریب ہوئی۔ پلیز مادام، آپ چلی جائیں۔ میں نے رخ موڑ لیا تھا۔ اپنی دیدی کو رلا کر خوشی ملے گی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی سیدھا کیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جذباتی اتصال کیا ہے میرا، کم از کم بہن بن کر دھوکہ نہ دیتی۔ وہ دکھی ہوئی۔ دیدی، تم نے بنایا تھا چھوٹے، بھول گئے؟ آپ حقیقت بتا سکتی تھی۔ کوشش کے باوجود میں انہیں تم نہیں کہہ پا رہا تھا۔ مجھے ہزاروں گلے شکوے تھے، ہم تو ازلی دشمن تھے، مگر نادانستگی میں غلط رشتہ جوڑ بیٹھے تھے۔ اور جس طرح وہ میری حالت دیکھ کر پیچھو تاب کھا رہی تھی، صاف ظاہر تھا کہ انہیں چھوٹے بھائی کی تکلیف پر اذیت ہو رہی تھی۔ اب میری الجھن بھی دور ہو گئی تھی کہ کرن چاولہ کس سفارش کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی مجبوری ممتا دیدی کی صورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ یقیناً ان کے درمیان کوئی خاص تعلقات تھے، تبھی تو ممتا باجی نے اسے اتنے سخت الفاظ میں برا بھلا کہا تھا۔ میں نے چپ ساتھ لی۔ وہ نادم ہوئی۔ اپنی دیدی کو مجبور سمجھ کر معاف کر دو نا چھوٹے۔ میں کراتے ہوئے بولا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجبور ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا اور کسی کی تسلی سے مطمئن نہیں تھی، تبھی چلی آئی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا، آپ چلی جائیں۔ وہ لجاجت سے بولی، کھانا کھا لو پھر چلی جاؤں گی۔ بھوک نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے منہ بسورا۔ آپ ایک ناپائیدار رشتے کے قیام پر مصر ہو رہی ہیں۔ میں نے انہیں آئینہ دکھایا۔